नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हमारी पॉलिटी की एमसीक्यूज की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमारा जो बचा हुआ टॉपिक था सर्वोच्च न्यायालय, उसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आपने कल देखा कि कल सीजी टेट के फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों हुए, तो सेकंड पेपर में पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन उतने हार्ड तो नहीं थे, लेकिन वो क्वेश्चन हमने किए हैं। तो इसी प्रकार आपके हर एग्ज़ाम में ये जो सीरीज़ है ये काम आने वाली है। मैं पहले भी बोला था, अभी भी बोलता हूँ, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो बिना राज व्यवस्था के ख़त्म हो जाए। तो ये मान लीजिए कि हर एग्ज़ाम में पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन तो आएंगे ही, ठीक है। 2 से 3 मिनिमम 2-3 क्वेश्चन होंगे, अधिकतम तो फिर 8-10 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये जो पूरी पॉलिटी की सीरीज़ है ये आपके एग्ज़ाम टाइम में या एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बहुत काम आने वाली है। तो आप YouTube में पूरा हमारी सीरीज़ का प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाके इस पूरी सीरीज़ को देख सकते हैं। हमारी जो ये सीरीज़ है ये MCQs प्लस विश्लेषण डिस्कशन पर आधारित है। हम जो सवाल यहाँ करते हैं उन सवालों का पूरा विस्तृत अध्ययन करते हैं ताकि क्या हो, क्विक रिवीजन हो जाए। तो ये बोल सकते हो कि एक क्विक रिवीजन के फॉर्मेट में ये MCQs की सीरीज चल रही है। लास्ट हमारे क्लास में हमने सर्वोच्च न्यायालय के आधे क्वेश्चन कर लिए थे, बचे हुए क्वेश्चन अब करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में ऑलमोस्ट हमने 15 क्वेश्चन शायद कर लिए थे, ठीक है। 15 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब होती है दोस्तों? जब कोरम पूरा नहीं होता है, मतलब जितने न्यायाधीश चाहिए डिसीजन करने के लिए उतने अगर नहीं होंगे तब क्या होगा, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। कल के टेट के पेपर में क्वेश्चन आया भी था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है भाई, बताइए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कहां पे है, ठीक है। मतलब आपके भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश कहां नियुक्त होंगे? बताइए भाई, तदर्थ न्यायाधीश कौन से न्यायालय में नियुक्त होते हैं? तदर्थ न्यायाधीश कौन से न्यायालय में नियुक्त होते हैं, ठीक है। तदर्थ न्यायाधीश केवल नियुक्त होते हैं कहां? सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में ही तदर्थ न्यायाधीशों की, एडॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। कब की जाएगी? जब मान लो किसी बेंच में 5 न्यायाधीश चाहिए डिसीजन करने के लिए, और 5 न्यायाधीश चाहिए डिसीजन करने के लिए, वहां 3 ही न्यायाधीश है या 4 ही न्यायाधीश है, एक न्यायाधीश कम पड़ रहे हैं बेंच बनाने के लिए, खंडपीठ बनाने के लिए, तो हम कहीं उच्च न्यायालय से ऐसे आदमी को सर्वोच्च न्यायालय में ले आ सकते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तो जब कोरम पूरा नहीं होगा, मतलब जो संख्या चाहिए वो संख्या नहीं हो पाएगी, तब तदर्थ न्यायाधीशों की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कहां? सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर बैठने हेतु कार्य हेतु बुलाया जा सकता है। ठीक है, ये भी सही है ना? तो ये सही है। इसमें बोल रहा है अगर मान लो कोई आदमी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है और वो रिटायर हो चुका है और सर्वोच्च न्यायालय में अभी भी न्यायाधीश की कमी है, तो कौन सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किससे सलाह करेगा? राष्ट्रपति से सलाह करेगा। और राष्ट्रपति से सलाह करके वो रिटायर आदमी को फिर से वो क्या कर सकता है? बैठा सकता है। ठीक है, फिर से वो कार्य करने के लिए बोल सकता है। मतलब पहले वो फुल टाइम था, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश था, उम्र हो गई 65 साल, रिटायर हो गया, पर अगर मुख्य न्यायाधीश चाहे और राष्ट्रपति अनुमति दे तो वो रिटायर वाले आदमी को फिर 1-2 साल के लिए अपन रख सकते हैं। यही बात बोल रहा है, ये सही है। भारत के किसी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। तो इसमें क्या होगा? आंसर होगा सी, 1 और 2। देखिए दोस्तों, आपको 2 वर्ड मिलेंगे। एक होगा जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक समीक्षा। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। ठीक, इसमें क्या होता है? संसद अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान को खराब कर रहा है, अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो मूल ढांचे को तोड़ रहा है, तो कौन? आपका सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? उस कानून का रिव्यू करेगा, जिसको बोलेंगे क्या? जुडिशियल रिव्यू। उस कानून का रिव्यू करेगा और अगर वो पाएगा कि कानून सच में हमारे संविधान को तोड़ रहा है, खराब कर रहा है, मौलिक अधिकार को कम कर रहा है, तो क्या करेगा? सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को नल कर देगा, खराब कर दे, बंद कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, तो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करना कहलाता है जुडिशियल रिव्यू। ये कौन करता है? उच्च न्यायालय भी करता है और सर्वोच्च न्यायालय भी करता है। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार का करेगा, उच्च न्यायालय राज्य सरकार का करेगा। दूसरा होता है रिव्यू ऑफ जजमेंट। क्या होता है? रिव्यू ऑफ जजमेंट। आपका सर्वोच्च न्यायालय और आपका उच्च न्यायालय, ये क्या है? अभिलेख न्यायालय है। क्या है ये? अभिलेख, रिकॉर्ड जज, ये रिकॉर्ड रखने वाले कोर्ट हैं, ये अभिलेख न्यायालय है। इसमें क्या होता है? उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी किसी मामले में अपना डिसीजन सुनाया है, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी किसी मामले में अपना डिसीजन सुनाया है, उस डिसीजन को पूरा पॉइंट टू पॉइंट लिखा जाता है और उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। किस आधार पर डिसीजन दिया गया है, क्यों ऐसा डिसीजन दिया गया है, क्या डिसीजन दिया गया है ना? यह डिसीजन को पूरा रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। भविष्य में अगर उसी टाइप का कोई और मामला आ जाता है न्यायालय के सामने, भविष्य में उसी टाइप का कोई और मामला आ जाता है न्यायालय के सामने, तो वकील यह बोल सकता है कि माननीय कोर्ट, है ना, माननीय न्यायाधीश जी, आपने इसी टाइप के पुराने मामले में यह डिसीजन दिया था, तो यह भी मामला वैसे ही है, तो इसमें भी वैसे ही डिसीजन दीजिए। समझ रहे हैं? मतलब पुराने जो जजमेंट है उसको नजीर के तौर पर पेश किया जाता है। ठीक है, पुराने जो जजमेंट है उसको एक मतलब प्रमाण के तौर पर पेश किया जाता है कि वो वाला जो मामला था वो इस टाइप का था, वैसे ही ये भी मामला है, तो उस मामले में जो डिसीजन दिए हो वो इस मामले में भी दो। ठीक है, ये होता है क्या? अभिलेख न्यायालय, है ना। अभिलेख न्यायालय में क्या किया जाता है? पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, पर कई बार अगर न्यायालय अपना फैसला सुना चुकी है, कई बार न्यायालय अपना फैसला सुना चुकी है, पर बाद में यह पता चलता है कि कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट छूट गए थे जजमेंट देने में, है ना। न्यायालय ने अपना डिसीजन सुना दिया गया, कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट छूट गए थे जजमेंट देने में, वो तथ्य अब सामने आ गए, जिससे क्या होगा? फैसला बदल सकता है। तो न्यायालय क्या करेगा? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय क्या करेगा? अपना जो पुराना दिया हुआ डिसीजन है ना, अपना जो पुराना दिया हुआ डिसीजन है उसका रिव्यू करेगा कि क्या यह डिसीजन सही था या इसमें बदलाव हो सकता है।
इसको बोलते हैं क्या? रिव्यू ऑफ जजमेंट। एक होता है जुडिशियल रिव्यू, इसमें सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा की जाती है। एक होता है रिव्यू ऑफ जजमेंट, जिसमें खुद के द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा की जाती है। ठीक है, तो ये दो चीजें, और ये दोनों बातें कहां से ली गई है? यूएसए के संविधान से ली गई है। रिव्यू ऑफ जजमेंट और जुडिशियल रिव्यू दोनों कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो आपका उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय क्या है? अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय मतलब ये रिकॉर्ड रखते हैं अपने जजमेंट का, और अपनी अवमानना पर मतलब उनकी बात नहीं मानोगे तो उसको क्या बोलते हैं? अवमानना। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अपनी अवमानना पर आपको दंडित भी कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो दूसरा क्या है? भारत के किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय, है ना, रिव्यू ऑफ जजमेंट के, है ना, इसको देखिए हिंदी में दोनों जगह आपको पुनर्विलोकन मिलेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। हिंदी में जुडिशियल रिव्यू और रिव्यू ऑफ जजमेंट दोनों में आपको पुनर्विलोकन मिलेगा, इसलिए इसका नाम हिंदी में याद रखो। जुडिशियल रिव्यू मतलब कानून की समीक्षा, रिव्यू ऑफ जजमेंट मतलब खुद के निर्णय की समीक्षा, है ना। तो अपने निर्णय की समीक्षा, रिव्यू ऑफ जजमेंट की शक्ति प्राप्त है, जैसा उच्चतम न्यायालय में, हाँ, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को प्राप्त है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। चलिए, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले में सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए 5। अगर आपको संविधान से संबंधित कोई मामला सुना रहे हैं, कहां? सर्वोच्च न्यायालय में संविधान से संबंधित कोई केस लगा है और उस मामले की सुनवाई हो रही है, तो उसमें मिनिमम 5 जज होंगे। कितने होंगे? मिनिमम 5 जज। ऑड संख्या में इसलिए लिया जाता है ताकि निर्णय आ सके। अगर दोनों जगह 4-4 रख दोगे तो बराबर, दोनों जगह 2-2 रख, सॉरी, अगर कुल मिला के 4 लोग रख दोगे, 2 लोग हां बोल रहे 2 लोग ना, तो वैसे ही डिसीजन नहीं आएगा। तो इसीलिए कितने लोगों को रखा जाता है? 5, ताकि 3 एक तरफ हो और 2 एक तरफ हो। ठीक है, तो यह पूछा जाता है कि संविधान से संबंधित कोई मामला चल रहा है अगर उच्चतम न्यायालय में, तो कम से कम कितने लोग डिसीजन देने के लिए बैठेंगे? बेंच में 5 लोग। चलिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत और उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? ठीक है, मतलब ये बोल रहे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच होने वाले लड़ाई का जो निर्णय करता है, कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। तो ये उसका किस टाइप का अधिकार है ना? तो ये उसका किस टाइप का अधिकार है, बताइए जी। ठीक है, ये इसका मूल अधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। इसी को क्या बोलेंगे? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, मतलब आपका सर्वोच्च न्यायालय का प्राइमरी काम ही क्या है कि केंद्र सरकार, एक तरफ केंद्र सरकार है और एक तरफ राज्य सरकार है, अगर दोनों लड़ रही है तो ऐसे मामले की सुनवाई कहां होगी? सर्वोच्च न्यायालय में। मान लो 2 राज्य सरकार एक साथ लड़ रही है, तब सुनवाई कहां होगी? सर्वोच्च न्यायालय में। मान लो एक तरफ केंद्र सरकार और कुछ राज्य, बाकी तरफ बहुत से राज्य, दोनों के बीच लड़ाई हो रही है, तो भी मामले की सुनवाई कहां होगी? सर्वोच्च न्यायालय में। मतलब राज्य और केंद्र आपस में लड़ेंगे तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? केंद्र सरकार। उसकी सुनवाई कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। मान लो राज्य सरकार और केंद्र सरकार या बहुत से राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में किसी बात पर विवाद हो रहा है, तो उस विवाद की सुनवाई कहां होगी? सर्वोच्च न्यायालय में। और ये उसका कौन सा क्षेत्राधिकार है? कार्य करने का कौन सा क्षेत्राधिकार है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। जैसे भाई आप स्टूडेंट हो तो आपका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? आपका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है पढ़ाई करना। ठीक है, आपका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है पढ़ाई करना। वैसे ही काम करने में सर्वोच्च न्यायालय का ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है बोल रहा है, नहीं है ना। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ, ठीक है भाई। 26 जनवरी 1950 को इसका क्या हुआ था? गठन। और इसका उद्घाटन कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, बिल्कुल सही। लास्ट आप अपील कहां कर सकते हो? सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी उच्च न्यायालय न्यायालय की सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, यह भी सही है। यह गलत है। 2007 के बाद सेना का जो कोर्ट होता है, जहां कोर्ट मार्शल होता है, जहां बड़े बड़े अधिकारी, सेना के बड़े बड़े अधिकारियों को सजा दी जाती है, सेना के न्यायालय में सेना के बड़े बड़े अधिकारियों को जहां सजा दी जाती है, उसको बोलते हैं आपका कौन सा न्यायालय है? सेना का न्यायालय। वहां जो सजा दी जाती है, वहां उसमें एक सजा है कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल मतलब उसका पूरा रैंक वैंक सब छीन लेते हैं, उसको निकाल देते हैं। तो अगर कोर्ट मार्शल से भी संबंधित कोई सजा मिली है तो उसकी भी अपील कहां की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। इसमें छोड़कर बोला है ना, छोड़कर नहीं भैया, सर्वोच्च न्यायालय को इतना पावर है कि वो कोर्ट मार्शल वाले मामले में भी सुनवाई कर सकता है। तो इसमें गलत कौन सा हुआ? गलत हुआ ऑप्शन सी। गलत कौन सा हुआ? ऑप्शन सी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय इसका ऐसा है कि इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होगा, इसे सभी निर्णयों का साक्षात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इसे अपनी अवमानना करने वाले को दंड देने की शक्ति है, इसके निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। अभिलेख न्यायालय मतलब अभी बताया ना, अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय मतलब आपका क्या होता है? इसके सभी निर्णय क्या होते हैं? साक्ष्य के रूप में। किसके? साक्ष्य, सबूत के रूप में रखे जाते हैं और उसको प्रॉपर मेंटेन किया जाता है और कोई भी न्यायालय इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। और अभिलेख न्यायालय में यह भी आता है, इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने का अधिकार है। अगर कोई न्यायालय अभिलेख न्यायालय है और उसके डिसीजन को कोई नहीं मानेगा तो वो क्या करेगा? कोर्ट उसको दंडित करेगा, है ना। तो ये चीज है भाई। पर इसका ऑप्शन बी लिया गया है। क्या? अगर अभिलेख न्यायालय है मतलब उसके निर्णय भविष्य के लिए क्या करे जाएंगे? सुरक्षित करे जाएंगे कि जब उसी टाइप का मामला आएगा तो यही वाला निर्णय दिया जाएगा जो इस मैटर पे दिया गया था। ठीक है, तो इसके सभी निर्णय साक्ष्यात्मक, है ना। साक्ष्यात्मक मतलब साक्ष्य, साक्ष्य मतलब सबूत के रूप में होते हैं और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। अभिलेख न्यायालय का मैं बताया आपको कि इसके जो पुराने दिए गए डिसीजन है उसको किसके लिए? सबूत के लिए। सबूत बोलना सही नहीं रहेगा, उसको किसके लिए? एक स्टैंडर्ड के लिए मेंटेन करते हैं कि भविष्य में भाई अगर इसी टाइप का फिर से मामला आया तो यही डिसीजन दिया जाएगा। भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है? देखिए, आपका उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है ना। उच्च न्यायालय राज्य सरकार में काम करता है, उच्च न्यायालय राज्यों में होता है, राज्य में काम करता है। ठीक है, तो वहां अपने डिसीजन रखता है। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार के साथ काम करता है तो वहां अपने डिसीजन को सुरक्षित रखता है और दोनों को ही अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है। इन लोग अपने द्वारा सुनाए गए निर्णयों को लिखकर और सुरक्षित रखते हैं और भविष्य में फिर से उसी टाइप का मामला आता है तो वही निर्णय देते हैं। और अगर इनके निर्णय सही नहीं है तो ये अपने निर्णयों का रिव्यू भी कर लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। आपका सुप्रीम कोर्ट कहाँ है जी? नई दिल्ली में है ना। पर मान लो अगर कभी ऐसा समय आया कि उच्चतम न्यायालय को कहीं और जाकर सुनवाई करना पड़े तो अब ऐसा तो नहीं है कि वो कोर्ट की बिल्डिंग को उठा के ले जाएंगे। कोर्ट की बिल्डिंग को उठा के नहीं ले जाएंगे, पूरा जज उठ के जाएगा, पूरे जज का पैनल उठ के जाएगा और वहां के किसी न्यायालय में बैठ के सुनवाई करेगा, है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के अतिरिक्त और कहीं भी सुनवाई कर सकता है। कब कब कर सकता है? राष्ट्रपति के अनुमोदन से, है ना। ऐसे ही एक बार राष्ट्रपति ने अनुमोदन किया तो सर्वोच्च न्यायालय की एक बैच, मेरे ख्याल से
एक बेंच हैदराबाद में भी सुनवाई की थी, है ना, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। ठीक है, अगर राष्ट्रपति बोले कि ठीक है आप लोग हैदराबाद में भी जाके अपना केस का डिसीजन दे सकते हो, तो ये क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय की बैठक होनी चाहिए दिल्ली में, अब हो रही है हैदराबाद में। तो ये कैसे होगा, अगर राष्ट्रपति चाहे तब। तो ये चीज याद रख लेना कि सर्वोच्च न्यायालय भारत के दिल्ली के अतिरिक्त भारत के किसी भी जगह पर अपनी सुनवाई कर सकता है, बशर्ते राष्ट्रपति का क्या हो, अनुमोदन हो, राष्ट्रपति का क्या हो, अनुमोदन हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। बहुत पढ़े हैं जी, 1973 केशवानंद बनाम केरल राज्य। क्या, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अब क्या हुआ, केशवानंद भारती जी एक मठ के प्रमुख थे और उस मठ के पास बहुत सारी जमीन थी। ठीक है, केशवानंद भारती जी एक मठ के प्रमुख थे और उस मठ के पास बहुत सारी जमीन थी, है ना, तो उस जमीन को सरकार ले ली थी, अनिवार्य अधिग्रहण कर रही थी। तो केशवानंद भारती जी, है ना, कौन से, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 26 जिसमें कहा गया है कि धर्म से संबंधित संपत्ति का अपन क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो उस केस के अनुसार अनुच्छेद 26 मौलिक अधिकार, मेरा मौलिक अधिकार छीना जा रहा है करके कहां गए, सर्वोच्च न्यायालय गए और सर्वोच्च न्यायालय में केस चला, है ना। आपको पता है कि मौलिक अधिकार सरकार नहीं ले सकती, हो तो मूल ढांचे में आता है। उस समय तक मूल ढांचे का सिद्धांत तो था नहीं। वो कब आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। केशवानंद भारती कहाँ क्या थे, एक मठ के प्रमुख थे। मठ के पास बहुत बड़ी जमीन थी, उस जमीन को सरकार ले रही थी। अब सरकार ले रही है तो मौलिक अधिकार टूट रहा है। क्यों, क्योंकि अनुच्छेद 26 में कहा है आप धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए अपनी संपत्ति को रख सकते हो, उसका मैनेजमेंट कर सकते हो। तो ये भी तो एक मठ था, मठ मतलब धर्म से संबंधित, है ना। और ये मठ का क्या था, ट्रस्ट था, ट्रस्ट की जमीन थी, उसको सरकार ले रही थी। तब वो केस गए, वो कोर्ट गए और केस वहां पे हार गए। पर हारे लेकिन एक नया सिद्धांत दे के हारे, जिसको बोलते हैं मूल ढांचे का सिद्धांत। वहां पे केशवानंद जी भले जमीन हार गए होंगे, लेकिन ये सिद्धांत जीत गया कि भैया अब सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे आपका मौलिक अधिकार नुकसान हो। इसी को बोलते हैं मूल ढांचे का सिद्धांत। इसको और क्या कहा गया है कि सरकार पूरे संविधान में भी ऐसा कोई बदलाव नहीं कर सकती जिससे संविधान का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, संविधान का जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य, जिस मन, जिस नियत से संविधान बनाया गया है, वो खत्म नहीं होना चाहिए। यही मूल ढांचा है। ठीक है, तो मूल ढांचे का सिद्धांत कौन से उसमें दिया गया है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है। देखिए, सबसे बड़ी खंडपीठ बनी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, है ना। केशवानंद मामले में सबसे बड़ी खंडपीठ, खंडपीठ मतलब बेंच बनी है जजों की। उसमें जब कितने लोग, ये केशवानंद भारती केरल राज्य 1973 के मामले में कितने जज ने मिलकर फैसला दिया, 13। सोच लो, 13 जज लोग मिलकर फैसला दिए, है ना। जो खंडपीठ बनी, जजों का जो पैनल बना, कितने जजों का बना, 13 जजों का बना। कितने जजों का बना, 13 जजों का बना। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी पीठ बनी वो किसमें बनी, वो बनी आपके गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 67 में, है ना। 67 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में कितने जजों की बनी, 11 जज लोग इस पे बैठ के फैसला दिए थे, है ना। सबसे बड़ा अभी तक पैनल जजों का कौन से केस में बना है, केशवानंद भारती। ठीक है, दूसरा कौन से केस में बना है, 11 जज गोलकनाथ केस में। ठीक, तो इसका ऑप्शन होगा
ऑप्शन ए। दूसरी पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। 26वां, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलेखन हेतु अधिकृत करता है? यहां पर क्या बोल रहा है? रिव्यू ऑफ जजमेंट। रिव्यू ऑफ जजमेंट करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद से मिलता है जी? रिव्यू ऑफ जजमेंट करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद से मिलता है? किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 137 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए निर्णयों का क्या कर सकता है? रिव्यू कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अनुच्छेद 137 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए गए निर्णयों को वापस क्या कर सकता है? रिव्यू कर सकता है। ठीक। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, है ना, एक होता है पुनर्विलोकन और एक होता है पुनरीक्षण। आपको हिंदी में ऐसे ही ऐसे वर्ड मिलेंगे, इसीलिए इंग्लिश में सीधा सीधा जुडिशियल रिव्यू और रिव्यू ऑफ जजमेंट, है ना। तो न्यायिक पुनरीक्षण का क्या अर्थ है? बताइए क्या अर्थ है? ठीक है, देखो, विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संविधानता के विषय में प्रख्यान करने का न्यायपालिका का अधिकार। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार। प्रश्नगत नहीं करेगा जी। न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने से पूर्व पुनरीक्षण, ये भी गलत है। न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए निर्णयों का पुनरीक्षण, ये तो रिव्यू ऑफ जजमेंट हो गया, ये भी गलत है। यहां पूछ रहा है न्यायिक पुनरीक्षण मतलब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो हमारे संविधान को खराब करे। तो यही लिखा हुआ है, विधियों और कार्यपालिका के आदेशों, मतलब कानून और सरकार कोई ऐसा आदेश दे रही है जिसपे संविधानिकता मतलब संविधान के विषय में प्रख्यान करने का न्यायपालिका का अधिकार, मतलब संविधान से उसको जांचने का अधिकार। यहां बात कर रहा है जुडिशियल रिव्यू की, और ये बोल रहा है कि सरकार कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं बना सकती जो संविधान को कमजोर करे या तोड़े। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त होता है? नहीं। राष्ट्रविधि नहीं। उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित प्रकरणों की समालोचना करता है? नहीं। क्या होगा? राज्य के किसी कानून को अवैध घोषित कर सकता है ना। राज्य मतलब यहाँ पे भारत बोल रहा है। ठीक है, तो भैया एक चीज याद रखिए, है ना, जुडिशियल रिव्यू मतलब सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो अवैधानिक हो, है ना, जो संविधान के साथ सुसंगत ना हो, जो संविधान को खराब करे। तो ऐसे कानून को क्या कर सकती है? वो अवैध घोषित कर सकती है। इसी के तहत 101 संविधान संशोधन जो जजों की नियुक्ति के लिए बना था, उसको अवैध घोषित कर दी। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। बोले भाई जज की नियुक्ति सरकार नहीं करेगी, करेगी तो फिर गलत हो जाएगा, न्यायपालिका दूषित हो जाएगी। तो उसके नियुक्ति के लिए जो नियम बना था ना, उसको पूरा क्या कर दी? अवैध घोषित कर दी। कैसे? है ना, जुडिशियल रिव्यू के द्वारा। चलिए, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? आपको पता है ना, जुडिशियल रिव्यू सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। केंद्र सरकार में सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय। उसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है। जुडिशियल रिव्यू कहां है? भारत और यूएसए में। हम कहां से लिए हैं ये कॉन्सेप्ट? न्यायिक पुनरावलोकन और आपका न्यायिक पुनरावलोकन मतलब आपका जुडिशियल रिव्यू
और रिव्यू ऑफ जजमेंट, जुडिशियल रिव्यू और रिव्यू ऑफ जजमेंट का हम लोग कॉन्सेप्ट कहां से लिए? यूएसए से। और कौन से देश में चलता है ये? भारत और यूएसए में। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह वर्तमान द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था के स्थान पर तीन स्तरीय शामिल करे। ये गलत है। मतलब बोल रहे हैं लोकसभा राज्यसभा के अलावा कोई तीसरा सभा बना दे। ठीक है, गलत है। कार्यकारिणी की संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था रखता है, ये भी बदल सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के भार को कम करने हेतु संघीय अपीली, ये भी गलत है ना। कोई भी कानून सर्वोच्च न्यायालय तब अवैध घोषित करेगा जब वो संविधान के अनुसार ना हो, मूल ढांचे के अनुसार ना हो। तो यहां एक ही पॉइंट है जो मूल ढांचे के अनुसार नहीं है, और वो क्या है? आपके विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। आपको पता है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण भाग 3 मौलिक अधिकार में है। अब ये बोल रहा है कि ये वाले मौलिक अधिकार को हटा देगी कौन? सरकार। कैसे? कानून बना के। अगर सरकार कानून बना के मौलिक अधिकारों को हटाती या कम करती है तो ऐसे कानून को सर्वोच्च न्यायालय अघोषित कर दे, अवैध घोषित कर देगा। क्या करेगा? अवैध घोषित कर देगा। क्यों अवैध घोषित कर देगा? क्योंकि ये मूल ढांचे के सिद्धांत को तोड़ रहा है ना। क्या कर रहा है? मूल ढांचे के सिद्धांत को तोड़ रहा है। तो आपको पता है कि जुडिशियल रिव्यू में आपकी सरकार, चाहे राज्य सरकार या केंद्र सरकार, कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान के मूल ढांचे, मौलिक अधिकार और जो भी चीजें मूल ढांचे में आती है उनको खराब करे, है ना। तो ये वही कर रहा है। तो ये क्या होगा? इस ऑप्शन के अनुसार कोई भी कानून क्या हो सकता है? इस ऑप्शन के अनुसार कोई भी कानून क्या हो सकता है? आपका अवैध घोषित हो सकता है। विधि के समक्ष समानता के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं रहने देना, हटा देना। ठीक है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है जी? बताइए। आपको पता है भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक भी कहा जाता है, संरक्षक भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय होता है। क्यों? क्योंकि अगर सरकार संविधान के विरोध में कोई भी नियम कानून बनाएगी तो उसको अवैध कौन घोषित कर देगा? सर्वोच्च न्यायालय। कैसे करेगा? जुडिशियल रिव्यू के द्वारा। जुडिशियल रिव्यू के द्वारा कोई भी गलत कानून बनने से रोक देता है। तो सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार से क्या करता है? संविधान की रक्षा करता है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक है आपका सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। क्यों अभिभावक है? क्योंकि रक्षा करता है। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? बताइए। कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? बताइए भाई, सोचिए। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है। आपको पता है कि मौलिक अधिकार के संबंध में अगर आपको मौलिक अधिकार नहीं मिलता है तो उसको लागू कराने के लिए अनुच्छेद 32 के द्वारा आप जाते हो कहां? सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 226 के द्वारा आप जाते हो कहां? उच्च न्यायालय, है ना। संविधान के उल्लंघन से संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय के पास ही है। केंद्र और राज्यों के बीच अगर लड़ाई होगा तो उसको सर्वोच्च न्यायालय सुलझाएगा, ना कि उच्च न्यायालय। केवल इसी पॉइंट पर, इसी ऑप्शन पर, ऑप्शन सी पर मूल अधिकार के लिए आदमी सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकता है और उच्च न्यायालय भी जा सकता है। ठीक है। मूल अधिकार को लागू करने के लिए अनुच्छेद 32 के अनुसार वो सर्वोच्च न्यायालय जाता है
अनुच्छेद 226 के अनुसार वो उच्च न्यायालय जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? आपको पता है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके द्वारा क्या किया जाएगा? मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और उच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद में करता है? अनुच्छेद 226 के अनुसार मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। कौन? उच्च न्यायालय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? आपको पता है कोई भी नियम कानून हमारे यहाँ बनता है तो कौन बनाता है? संसद। हमारे यहाँ कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? संसद, है ना। और पूरा संविधान में भी कौन सा जोड़ तोड़ करता है? संसद। ठीक है, तो भैया हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को कौन बढ़ा सकता है? संसद। और कैसे? विधि बनाकर। मुंह से बोलने से अधिकार नहीं बढ़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कानून बनाना पड़ेगा, उसके लिए कानून को पास करना पड़ेगा। विधि बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को बढ़ाया जा सकता है। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसका है? आपको सर्वोच्च न्यायालय से राय कौन लेता है? आपको पता है राष्ट्रपति लेता है। राष्ट्रपति को अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो अनुच्छेद 143 के द्वारा वो सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकता है? राय ले सकता है कि ये कानून में क्या है भाई, कैसा है, बताओ मुझे, समझाओ थोड़ा बहुत। तो सर्वोच्च न्यायालय से राय कौन ले सकता है? राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद से? अनुच्छेद 143 से। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे कोई केस को अन्यत्र न्यायालय में भेजने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है जी, है ना। मान लो कोई केस किसी कोर्ट में चल रहा है और वो केस पर वो कोर्ट अच्छे से सुनवाई नहीं कर रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय वो केस को जो कोर्ट में चल रहा है वहां से उठाकर दूसरे कोर्ट में भेज सकता है। ठीक है, किसी भी केस को एक कोर्ट से उठाकर दूसरे कोर्ट में भेज सकता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। इंदिरा साहानी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय किस निर्णय से संबंधित है? आपको पता है क्या? अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित क्रीमी लेयर, गैर क्रीमी लेयर वाला अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित कौन है केस? इंदिरा साहानी केस है। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित केस कौन लाया था? इंदिरा साहानी वाले मामले में निर्णय दिया गया है। ठीक है, चलिए भाई अगला देखते हैं। जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देखती है। जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंचने में असमर्थ है ना। जनहित याचिका में हमारे न्यायमूर्ति PN भगवती जी का बहुत योगदान है। जनहित याचिका PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऐसे ही कुछ बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। देखिए भाई इसकी कहानी समझिए। इसी को लोकहित याचिका, जनहित याचिका, ठीक है, PIL ये बोलते हैं। वो देखे ना पिक्चर जॉली LLB 2 में केस को खुलवाने के लिए क्या करते हैं? PIL दाखिल करते हैं कि भैया इस केस से संबंधित लोगों को न्याय नहीं मिला है ना, तो ये केस को फिर खोलो। जनहित याचिका नाम से ही संबंधित है। क्या? जनहित मतलब जनता का हित। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। अभी अपने यहां छत्तीसगढ़ में हसदेव का जंगल कटा। अब वहां के आदिवासी या वहां के लोग, ये एग्जाम्पल है समझने के लिए बस। अभी अपने यहां, ठीक है, छत्तीसगढ़ में हसदेव का जंगल कटा। वहां के जो लोग हैं सरल सुलझे लोग, जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग, उन लोग को नहीं पता कि कोर्ट जाना है या क्या करना है। ठीक है, जंगल कटा तो इफेक्ट कौन हुए? वो आदिवासी लोग हुए। नुकसान किनका हुआ? आदिवासियों का हुआ। तो न्याय मांगने किनको जाना चाहिए? आदिवासियों को। पर वो नहीं जा पाए, और वो नहीं जा पाए और उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो ये गलत है ना भाई।
अज्ञानता के कारण न्याय न मिलना बहुत गलत है ना। तो वो जो हसदेव वाले लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनके बदले अगर कोई और केस लगाता है, उनके बदले कोई और केस लगाता है कि वो वहां के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? जनहित याचिका। वो जो जनता है ना, कहां की? हसदेव की, उन जनताओं के हितों के लिए मैं याचिका लगा रहा हूं। ठीक है। तो जब कोई आदमी जिसको न्याय चाहिए और वो न्याय मांगने नहीं जा पा रहा है, तो उसके बदले कोई दूसरा आदमी न्याय मांग सकता है पीड़ित के लिए। क्यों? जनहित याचिका द्वारा। क्योंकि भैया उसको नहीं आ रहा है, तो उसके बदले मैं न्याय मांग रहा हूं, है ना। तो ऐसे ही जो जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दे होते हैं ना, उस पे लगता है जनहित याचिका। क्योंकि जनता कुछ कर नहीं पा रही है, केस करे नहीं समझ पा रही है, वो जिसके ऊपर बीत रहा है वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, पर जिसको पता है वो उनके लिए लड़ाई कर सकता है कोर्ट में जाकर, है ना। जो पीड़ित है उनके लिए कोई दूसरा जाकर भी लड़ाई कर सकता है जनहित याचिका के द्वारा। ठीक है। तो जनहित याचिका, है ना, किनको? दूसरे लोगों को, दूसरे लोग जो उस मामले से संबंधित भी नहीं है, उनको कोर्ट जाने का अधिकार देता है, ताकि जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिल सके। ठीक है। जन सहयोगी व्यक्ति, उस ये लिखा हुआ है ना जी, जन सहयोगी व्यक्ति, सहयोग करने वाला, उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक ना पहुंच पा रहा है। ये भी सही है भैया। जनहित याचिका में आप किसी दूसरे के लिए न्याय मांगने जाते हो, जो वो व्यक्ति न्यायालय में खुद नहीं आ पा रहा है, तो दोनों सही है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, है ना। ए और आर दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय जाने की स्वीकृति देता है, बिल्कुल देता है। जो जनता का सहयोग करने वाले हैं उन लोगों को न्यायालय जाने की बिल्कुल स्वीकृति देता है कि भैया आप जाइए और वो लोगों को न्याय दिलाइए। ठीक है। दूसरा, किनके लिए न्याय मांगने जाते हैं? जो न्यायालय तक नहीं पहुंच पाते, और ये दोनों सही हैं। लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है। कहां से निकला है लोकहितवाद? ठीक है। लोकहितवाद PIL निकला है आपका USA से। देखिए भाई, हमारी न्याय व्यवस्था में अधिकांश चीज हम कहां से लिए? USA से लिए। जैसे आपका क्या? न्यायिक पुनर्लोकन, न्यायिक समीक्षा, ठीक है, रिव्यू ऑफ जजमेंट और जुडिशियल रिव्यू, ये दोनों अमेरिका से लिए हैं। अपन लोकहितवाद PIL भी कहां से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा अमेरिका। चलिए, आज के लिए इतना ही, है ना। ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय का टॉपिक खत्म हो गया। 2 वीडियो में ये बना हुआ है। आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पॉलिटी के MCQs में ये वीडियो देख सकते हैं। कल ही के एग्जाम में देखिए, हमारे पॉलिटी से क्वेश्चन आए थे, जो हम क्लास में कराए हैं वो एज इट इज क्वेश्चन आए थे। ठीक है। तो ये जो सीरीज है ये इसी तरह आपके लिए उपयोगी होने वाली है। तो बिल्कुल बने रहिए योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ। हम फिर से नया टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।